So I'll just talk about what we can do for environment. It's an honor that I'm speaking amongst all of you legislators as non-elected officials. We are public servants, but you all face the public every 5 years. And I wanted to talk about what the future is in relation to climate change for us. Next. This map shows how if we have 1.5 to 2 degrees centigrade increase, how the coastal areas will start getting affected and submerged. And this is a very serious threat. Next. हम लोग जिधर हैं अभी बम्बई के पास, तो ये बम्बई के पास की एरिया दिखते हैं, जैसे आप ठाणे पनवेल के पास जो लाल एरिया दिखती है वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे अगर 1 या 2 मीटर से, अगर हमारा तापमान का टेम्परेचर बढ़े इस मॉडल पे। तो इसका सबसे बड़ा परिणाम किस पर होगा? नेक्स्ट। तो सबसे बड़ा परिणाम इस पर अमीर लोगों पर तो नहीं होगा, जो गरीब लोग नदी नालों के किनारे जिनको घर नहीं है वहाँ पर रहते हैं उन पर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोग ये सब क्लाइमेट चेंज का परिणाम होने से पहले ऐसे सब लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो ज़मीन नहीं है उसी के वजह से नदी समुद्र के किनारे रहते हैं, उनको घर देने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो अभी तक क्यों नहीं यशस्वी हो सके हम लोग? क्योंकि 50% बम्बई के लोग अभी भी ऐसे ही स्लम्स में रहते हैं। नेक्स्ट। तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण कुछ हम लोगों के पॉलिसीज़ में है। आप आगे एक एक बढ़ाते जाइए। तो जैसे ये बम्बई का क्षेत्र, आगे बढ़ाते जाइए, मैं बताऊंगा जब रुकाना। हाँ, तो जैसे बम्बई का क्षेत्र, आपको आश्चर्य होगा कि बम्बई नहीं, पीछे हाँ, जो बम्बई का जो क्षेत्र है वो 400 चौरस स्क्वायर किलोमीटर तब भी है, पर उसमें सिर्फ 140 स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग बांधकाम कर सकते हैं, क्योंकि हमने विकास का जो प्लानिंग बनाया है उसमें ग्रीन एरियाज बड़े पैमाने पर रखे हुए हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो ब्रिटिश काल का जो प्लान है कि बड़ा सा कंपाउंड हो, कंपाउंड के आसपास ओपन सेटबैक एरिया हो, और इस वजह से बड़े पैमाने पे जो जमीन उपलब्ध होती है घरों के लिए वो सिर्फ श्रीमंत या अमीर लोग ले सकते हैं। तो इधर का जो मैप है उसके अंदर जो डार्क ब्राउन एरिया है उसमें दिखता है कि उस वार्ड में कितने प्रतिशत लोग स्लम में रहते हैं। जो हल्का पीला वाला है वो लोगों के पास तो अच्छे घर हैं, पर जो बड़ा ब्राउन एरिया है उसमें जो मैंने अभी स्लम्स का फोटो बताया उसमें रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, बड़े बड़े शहरों ने ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जैसे न्यूयॉर्क में। पर वो सॉल्यूशन जब हम लोग यहाँ लाते हैं तो लोग गलत फहमी से, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था ऐसे बोलते हैं कि एफएसआई आपने बढ़ा दिया। पर अगर एफएसआई बढ़ाएंगे नहीं हम, तो इन लोगों को घर हम लोगों को बहुत दूर देना पड़ेगा शहर के बाहर, पर वहाँ से ये लोग अंदर आ नहीं सकते क्योंकि रेलवे लाइन, उनका काम का ठिकाना तो यहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क की भी हालत ऐसी थी 150 साल पहले। तो अब अगर आप में से कोई न्यूयॉर्क गए होंगे तो आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क के बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ उनका एफएसआई 25 तक है, 25, पर फिर भी रास्ते बहुत चौड़े चौड़े हैं और बड़े चौड़े रास्तों के नीचे पूरा उनका मेट्रो और सब कुछ चलता है। तो हम लोगों ने ब्रिटिश कालीन प्लानिंग बनाया जिसके अंदर हमने हर एक, अगर आप चौपाटी जाएंगे, चौपाटी के पास तो पुराने समय के बिल्डिंग्स है जिनके सामने ओपन एरिया है। हमारे एक आर्किटेक्ट है गुजरात के, वो बताते हैं कि इसको वेस्टलैंड बोलते हैं क्योंकि इस ज़मीन का कुछ फ़ायदा नहीं है, ना वो ज़मीन बिल्डिंग में जो रहता है ना उसको फ़ायदा है, ना गरीब लोगों को घर मिलता है, गरीब लोगों को बेचारों को ऐसे रहना पड़ता है। तो पहला इसमें उद्देश्य है कि जैसे क्लाइमेट चेंज बन रहा है और ज़मीन की कमी है तो हम लोगों को वर्टिकल जाना बहुत ज़रूरी है। और वर्टिकल एंटी क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट्स के फ़ायदे में है, नहीं तो सब लोगों के लिए हम लोग घर दे ही नहीं पाएंगे। और वो लोग जो जहाँ घर बनाते हैं वो नदी नालों के जो एरियाज़ में कोई दूसरा जा नहीं सकता, वहाँ पर गरीब लोग आज हमारे बैठे। तो ये पहला मेरा निष्कर्ष था। आगे चलें। दूसरा, लोगों में बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि हम लोगों का पोल्यूशन पेड़ कम है इसके वजह से होता है। जैसे आप अगर ये फिगर्स देखेंगे तो न्यूयॉर्क में जितने पेड़ है
उससे बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा पेड़ बंबई में है। तो फिर बंबई तो बहुत शुद्ध हवा का ठिकान होना चाहिए। आगे चलिए। तो इस फिगर्स में दिखेगा आपको लास्ट में कि बंबई पूरे दुनिया में दूसरा या तीसरा क्रमांक सबसे प्रदूषित शहर है। सिर्फ बीजिंग और पाकिस्तान के कुछ शहर है, और न्यूयॉर्क जहां पर पेड़ अपने से बहुत कम है, लंदन भी बहुत कम है, वो बिल्कुल ही स्वच्छ और शुद्ध हवा के शहर हैं। तो ऐसा क्यों है? आप में से कोई बता सकते हैं कि हमारे पास पेड़ों की संख्या ज़्यादा है फिर भी हमारी हवा इतनी अनक्लीन है? दिल्ली की अभी यही हालत है जो दिल्ली से है। क्या बताए? धुआं कह रहे हैं, धुआं। नहीं, पर धुआं कहां से आता है? या हेलो, है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आपका पहला उत्तर एकदम सही है। लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि उद्योग के वजह से प्रदूषण होता है। अभी तो बंबई में कोई उद्योग बचा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण, अगला स्लाइड आइए, अगला। ये देखिए, ये गाड़ियों की संख्या की वृद्धि है बंबई में, और यही पुणे की हालत है। यही तो बड़े अद्भुत प्रश्न है, बड़ा विरोधाभास है कि जो श्रीमंत शहर हैं जैसे लंदन है या न्यूयॉर्क है, वहां सबसे अमीर लोग रहते हैं, पर वो खुद की गाड़ी में नहीं चलते हैं शहर में, वो मेट्रो से जाते हैं, बस से जाते हैं। और हमारे शहर में क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, इसलिए साधारण व्यक्ति भी गाड़ी से जाता है, तो उसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने बंबई में इसका कोशिश किया बहुत करने के लिए, मैं जब कमिश्नर था। आगे चलिए। तो हम लोगों ने बस का ये बहुत कम किया भाड़ा, ताकि बस की संख्या बढ़े, बस में जाने वाले पैसेंजर्स की डबल हो गई। नेक्स्ट। और आप देख सकते हैं आगे कि बस यहीं रुकिए। तो यहां पर एक और अद्भुत अपने को प्रश्न मिलेगा कि जो यूरोप या नहीं, पीछे जाइए यार, पीछे पीछे पीछे। तो बहुत अद्भुत आपको उत्तर मिलेगा कि श्रीमंत जो भी शहर हैं जैसे लंदन, जर्मनी के पेरिस या न्यूयॉर्क, यहाँ की हवा शुद्ध इसलिए है क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। क्योंकि आप लास्ट फिगर देखेंगे जो बस का है, तो प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर सबसे कम प्रदूषण बस या मेट्रो से होता है, और गाड़ी या अपनी एरोप्लेन, इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा सार्वजनिक वापर शुरू करें ट्रांसपोर्ट का, इसीलिए बंबई में, अगला जाइए। तो बंबई में सरकार ने बहुत आगे, नेक्स्ट, पूरे 300 किलोमीटर की लंबी अभी मेट्रो की जाल बिछाई है। पर मैं आपको एक प्रश्न की तरफ दोहराना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी चर्चा भी होनी चाहिए। तो ये मेट्रो अभी शुरू हो जाती थी, 3 साल से डिले हो गई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पे डिले हुई। जो आप हरा एरिया देखते हैं शहर में, वो इसी के पास का एरिया है। तो वहाँ पर एक आर्य मिल्क कॉलोनी है, वहाँ पर पेड़ थे, वो बाहर के पेड़। तो ये जो मेट्रो का जो लाइन है, जो बीच में जो नीली रंग की लाइन दिखती है, नीली रंग की, वो अंडरग्राउंड मेट्रो है। हर 5 मिनट में एक मेट्रो चलेगी। पूरा अंदर खोदकाम भी हो गया, पर ये मेट्रो लाइन एक पटरी से दूसरे पटरी पर जाके दूसरी मेट्रो फिर जाए इधर, उसके लिए एक कार डिपो बनाना पड़ता है। okay? Yeah. So if you want me to speak in English, I'm also. So one of the main reasons why this metro was delayed was, if you see the blue line was the metro. The whole underground metro is ready, but in the green area there was some trees, and the car depot where the metro will change line had to be built there. So many NGOs fought to save those trees, not realizing, and they went to Supreme Court, High Court to stop the construction of that metro. So today the line is ready, but finally this government came and has overthrown that order. But because of that, for 3 years and more than 1,000 crores we have lost. So what I wanted to just explain, that there are
in India too many pressure groups. There is a formal pressure group which is elected MLAs like you, which is as per the constitution. But the constitutional government said that the metro has to be there. But people who are outside the constitution went at various levels and stopped the metro. And now, of course, the work has started, but we are 3 years too late, like everything in life. So that is another thing. I think I don't want to take too much time. Should we stop now and go around for discussion, or we can talk of some more subjects? जैसी सबकी राय हो, सबकी क्या राय है? आप इनकी बात सुनना चाहते हैं कि अपनी बात कहना चाहते हैं? I can continue. You continue. Okay. You So continue. basically, what we wanted to talk about is that, like nature, the economy has to become circular. Everything that we use has to come back into reuse, and we have to be climate resilient. So one thing we talked about in daily life, we can do that through public transport. The other thing that I wanted to talk about is next is about water. Because of climate change, water is going to be the most scarce commodity. Already in Tamil Nadu, Chennai is suffering from water crisis. Many big cities are going to suffer even more. Mumbai is very fortunate. You will see the map of Mumbai, this one. Mumbai is down below, but all the forest areas. And साहब जो आपके आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग ऊपर रहते हैं, उनका पानी हम लोग ले आते हैं मुंबई के लिए. बड़े बड़े डैम बना दिए वहाँ पर हम लोगों ने. We have made huge dams, Mumbai Corporation, and bring the water. So Mumbai has the cleanest and cheapest water. And now we want to build more dams. But this will not do in climate change. It will not be possible in the future. Next. You can. Volume आ रहा है? ये है मिस्टर संदीप गवारे. This story is a real story BMC of में a सब real engineer engineer. None of this is made up story. काम It's from इनके Mumbai लिए Municipal खाली काम नहीं Corporation. है. इनकी सर्विस है. बेटी की बर्थडे पार्टी छोड़कर प्लांट पर चले गए. ये मैं हूँ, मिसेस गवारे. ये कहते हैं नॉन स्टॉप मुंबई को पानी भी नॉन स्टॉप मिलना चाहिए. हंस के काम करते रहते हैं ताकि पूरी मुंबई को नल खोलते ही साफ पानी मिले. प्यास बुझा बूंद बूंद बढ़ता रहे तो हीरो है, वाटर हीरो. चलता रहे तू, बहता रहे तू. 1000 कर्मचारी जुटे रहते हैं तो आप भी पानी बचाएं. और अगर आपको पानी की चोरी का पता चले तो प्लीज इसकी खबर बीएमसी को दें. You just go to the ताकि next पानी one. खराब ना हो. और So if you see this, this is the collaboration between people who are not elected like me and you all. When we work together, we can create magic like this. But this magic doesn't happen because of many things. We have to think in future. And one of the most important thing we have to think in future about is about water. So this type of water that you saw, we will not get in Mumbai now. Because we have to build more dams. And जैसे आप बता रहे थे हमारे चीफ स्पीकर, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल देयर नाउ दे आर रेजिस्टिंग टू बिल्ड मोर डैम्स बिकॉज देयर लैंड इज गोइंग एंड देयर वाटर विल कम. सो व्हाट वी डिड, when we bring more than 3,000 million liters of water every day, 2,500 million liter become grey water and goes in the drain. Now Singapore drinks all that water. You all go to Singapore, they don't get any fresh water. Any water that you pick up in Singapore has come from your toilet. Cleaned back. 100%. But in Mumbai we are very rich. So we throw all the dirty water in the sea and take the water from all the tribal people and bring it here. So now we have started doing the treatment plants, and we hope that in the next 10 years, because water is going to be scarce because of climate change, we should treat the water and reuse the water for at least construction, toilet, etc. And we made that as a part of our development plan and also building permission. But we have to do this everywhere. Next. Now I will end my story with epidemics. We all faced a very important, next. As climate change keeps increasing, we are going to face more and more viral epidemics. See, COVID came and went, so don't think that this is the last COVID. We have got a vaccination, we are safe. So why is more epidemics coming? Because of climate change. Because of the change in weather, new pathogens are being born and are multiplying, which we cannot predict. Because what was the Earth's temperature for, let us say, 1 million years, it has changed, giving rise to new
genetic evolutions, new mutations. So that is very dangerous. So then, do you think that we can find a vaccine every time a virus comes? To get this vaccine, we took 2 years. And we lost so many thousand people in the process. But now another more serious viral epidemic comes. Then it will take 3 years more to find, so many people will die. So is there a solution to this? Any suggestions? There is an answer in this graph. So on the last side is Singapore. India is somewhere in the middle. Pakistan, Myanmar is on, Indonesia is on this side. What this shows is, and the red line which goes up, that is the line of COVID deaths. So, for example, in India, for every 100 persons who got COVID, 1% died. 1% COVID mortality. In Indonesia, that mortality was 2%. That is, of every 100 people who got COVID, 2 people died. 98 people survived. But you see Singapore mein hardly anybody died of COVID. The reason for that is underlying diseases. That is morbidity. Our sir, Tope sir was health minister, so he knows the issue. India is, he managed the COVID crisis and took us outside the COVID during that time. So if you will see, the cause of death in COVID was not COVID. It was diabetes, heart attack, and cancer. If you have diabetes and then you got COVID, then we are very unsafe. Then you will die, or very high chances of death. If you have cancer, untreated cancer, and then you die. If you have untreated blood pressure. Now, Singapore, out of 1,000 people, only 146 people, they have mortality of non-communicable diseases. India has a mortality of roughly 400 something, or 500. And countries like Pakistan have 700. So you see their COVID death rate was very high. So the answer here is, COVID will come and go because another version of COVID will come. We don't have to wait for COVID to treat blood pressure, heart attacks, cancer, because these are dependent on our lifestyle. How much sugar we have, how much exercise we do. By lifestyle we can improve, become healthier, then COVIDs can come and go, and still our death rate will be not very scary. So this is something very important that we cannot control. I will end the story out here. Thank you.